नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उड़ान ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम देखेंगे टेस्ट क्रमांक 40 में पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला सवाल। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस जिला में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? देखिए 4 विकल्प दिया है, सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बलरामपुर। ठीक है, देखिए अगर हम इन सभी जिलों की महिला साक्षरता दर की बात करें, अगर हमें ये याद हो तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि इनमें से किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है या दर जो है सबसे न्यूनतम है। जैसे सुकमा जिले की बात करें तो यहाँ पर जो महिला साक्षरता दर है लगभग 25.7% है। वही नारायणपुर की बात करें तो यहाँ पर 39.8% के लगभग है। दंतेवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर है 38.8% के लगभग। वहीं बलरामपुर की बात करें तो यहाँ पर है 47.39%। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अगर इन चारों जिलों की बात करें तो इसमें सबसे कम कौन से जिले में है? सुकमा जिले में, और यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक तरफ नदियों के नाम लिखे हैं और दूसरी तरफ लिखा हुआ है इस नदी के किनारे स्थित स्थलों के। ठीक है, हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए पहला लिखा है कन्हार नदी के किनारे डीपाडी, तो कन्हार नदी के करीब में डीपाडी नामक स्थान है। कहाँ? बलरामपुर जिले में, बलरामपुर रामानुजगंज जिले में ये स्थान स्थित है और ये काफी फेमस जगह है। ठीक है, दूसरा है महानदी के किनारे, देखिए लिखा है चंपारण, बिल्कुल महानदी के ही आसपास में आपको मिलेगा चंपारण, जो रायपुर जिले में स्थित है। ठीक है, तीसरा लिखा है कोटरी, कोटरी जो है परलकोट, देखिए कोटरी नदी को ही परलकोट नदी भी कहते हैं और कोटरी नदी के ही किनारे आपको परलकोट नामक स्थान मिलेगा। कहाँ? कांकेर जिले में। ठीक है, नारंगी नदी के तट पर लिखा हुआ है भोंगापाल, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि नारंगी नदी निकलती है आपकी कोंडागांव जिले से और ये बस्तर में चली जाती है, जबकि वहीं अगर हम देखें भोंगापाल तो ये नारायणपुर के करीब एक स्थल है। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है। इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी। अगला सवाल देखिए, राज्य पोषित योजना जैविक खेती मिशन की शुरुआत की गई, इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2013-14 में और छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में जैविक खेती मिशन योजना चल रही है। देखिए छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं, हर संभाग से एक एक जिले का चयन किया गया, आप एक तरह से कह सकते हैं। देखिए अगर हम सरगुजा संभाग की बात करें तो यहाँ से आपको मिलेगा कोरिया जिले में। वहीं अगर हम बिलासपुर संभाग की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा रायगढ़ जिले में। अगर रायपुर संभाग की बात करें तो रायपुर में खुद रायपुर में ही। फिर अगर हम दुर्ग की बात करें तो दुर्ग में आपको मिलेगा बालोद जिला। वहीं बस्तर संभाग की बात करें तो बस्तर में आपको मिलेगा दंतेवाड़ा जिला। तो इन 5 जिलों में अगर आप देखें, इन 5 संभाग और ये 5 जिले, इन 5 जगहों पर जैविक खेती मिशन चलाई जा रही है वर्ष 2013-14 से। ठीक है, अगला सवाल देखिए, खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में शासन द्वारा धान की खरीदी प्रति क्विंटल किस मूल्य पर की गई? ठीक है, तो देखिए वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो धान की खरीदी की गई थी वो किस दर पे की गई थी? 2500 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से। ये एमएसपी की घोषणा कुछ और की गई थी, लेकिन बाकी का जो अमाउंट था लगभग 650 रुपए के आसपास का जो अमाउंट था, ये राज्य सरकार ने क्या किया? डायरेक्ट ट्रांसफर किया, इसको अलग से दिया, एमएसपी के अलावा दिया। तो टोटल मिला करके 2500 रुपए में धान की खरीदी की गई थी पर क्विंटल के हिसाब से। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बोधघाट परियोजना के लाभान्वित जिलों में शामिल नहीं है, कौन सा जिला शामिल नहीं है? हमें यह बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोधघाट परियोजना काफी फेमस है, काफी चर्चा का विषय रहा है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा गहराई से देखते हैं। देखिए बोधघाट परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मुख्य रूप से 3 जिले शामिल हैं। एक जिला शामिल है आपका बीजापुर, दूसरा है सुकमा और तीसरा है दंतेवाड़ा। अब इसमें कौन सा शामिल नहीं है? नारायणपुर शामिल नहीं है, मतलब सही आंसर हमारा ये होगा। देखिए अगर देखा जाए तो सर्वाधिक विस्तार यदि इस परियोजना का कहीं है
तो वो है लगभग 68% के लगभग आसपास में बीजापुर में, सुकमा में लगभग 60% के आसपास, और वही दंतेवाड़ा में लगभग 66% के आसपास इसका विस्तार है इस परियोजना का। और अगर देखा जाए कि सर्वाधिक किस जिले के गांव डुबान में आएंगे, तो लगभग यहाँ पे देखा जाए बीजापुर के लगभग 218 या 215 के समथिंग जो गांव हैं वो इस क्षेत्र से लाभान्वित होंगे, या कह सकते हैं बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। वहीं सुकमा से अगर देखा जाए तो लगभग 90 और दंतेवाड़ा से लगभग 51 गांव। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका पूरा डिटेल है, आप इसको अवश्य स्टडी करें, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पर एक नदी पाई जाती है बोधी मछली, इसे छत्तीसगढ़ का सार्क भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नाम याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से ये प्रोजेक्ट तो आपने देख लिया, बोध घाट परियोजना, और इसमें कौन सा जिला शामिल नहीं है? नारायणपुर। आपको याद रखना है इन 3 जिलों के नाम, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा। अगला सवाल देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र का संबंध किस जिले से है? देखिए, पहला है कोरिया, दूसरा है रायगढ़, तीसरा है बिलासपुर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। पहले तो ये समझिए कि अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र है क्या। आप इसे सामान्य तौर पे जानते हैं मड़वा प्लांट के नाम से, मड़वा तेंदुभाट ताप विद्युत परियोजना। ठीक है, और इसकी कुल क्षमता है 1000 मेगावाट की, 500 मेगावाट का 2 यूनिट है। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? ये है आपका जांजगीर चांपा जिले में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ये है आपका जांजगीर चांपा जिले में स्थित। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। दिसंबर 2019 की स्थिति में प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी थी? तो इसका सही आंसर है 3526 किलोमीटर। नेशनल हाईवेज की टोटल लंबाई जो है छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2019 की स्थिति में 3526 किलोमीटर थी। अगला सवाल देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्षा किस मानसूनी हवाओं से होती है? बहुत आसान सवाल है, हम एक बार देख लेते हैं। यहां से मानसूनी हवाएं उठती हैं, ठीक है, और भारत के इस क्षेत्र में टकरा करके 2 शाखाओं में बढ़ जाती हैं। ठीक है, और इसे कहते हैं बे ऑफ बंगाल की शाखा, इसे कहते हैं अरब सागर की शाखा। ठीक है, तो देखा जाए तो अधिकांश जो वर्षा होती है ये बे ऑफ बंगाल की शाखा से होती है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? किस मानसूनी हवाओं से, कौन सी दिशा से आने वाली मानसूनी हवाओं से होती है? तो देखिए इसमें लिखा हुआ है दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं, जो कि सही आंसर है। अगर हम इसे देखें इस प्रकार से डिवाइड करके, तो साउथ ईस्ट, मतलब ये जो मानसूनी हवाएं आ रही हैं कहां से आ रही हैं? साउथ ईस्ट से आ रही हैं, दक्षिण पश्चिम से आ रही हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं। और इसकी शाखाएं पूछी जाए तो एक शाखा है अरब सागर की शाखा, दूसरी है बे ऑफ बंगाल की शाखा, जिसमें से बे ऑफ बंगाल की शाखा से सर्वाधिक वर्षा और अरब सागर की शाखा से कम वर्षा होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी स्थित है? पहला विकल्प है मोहरेंगा, दूसरा है भिलाई, तीसरा है नवा रायपुर, चौथा है जसपुर। इसका सही आंसर है मोहरेंगा। ये खरोरा तिल्दा मार्ग पर स्थित है, खरोरा तिल्दा। ठीक है, खरोरा तिल्दा मार्ग पे लगभग इसका जो मतलब रायपुर से अगर देखा जाए तो ये 40 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, और कुल क्षेत्रफल लगभग 500 हेक्टेयर पर है। ठीक है, तो काफी अच्छा जगह है, इसका हाल ही में लोकार्पण भी हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी इसको ओपन कर दिया है, आप चाहें तो इसको विजिट कर सकते हैं मोहरेंगा में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। गोमर्दा अभ्यारण्य का संबंध निम्नांकित में से किस जिले से है? यहाँ पर देखिए गोमर्दा अभ्यारण्य का जिला पूछा जा रहा है। पहला विकल्प है जसपुर, दूसरा है सूरजपुर, तीसरा है रायगढ़, चौथा है मुंगेली। इसका सही आंसर है रायगढ़ जिला। गोमर्दा अभ्यारण्य आपका रायपुर जिला में है। इसका टोटल क्षेत्रफल है 275 वर्ग किलोमीटर, और इसकी स्थापना भी हुई थी 1975 के आसपास में। ठीक है, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगला सवाल देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज राजस्व में कोयला के पश्चात किस खनिज का योगदान सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर है लौह अयस्क। लौह अयस्क का योगदान कोयला के बाद दूसरे नंबर पर है। सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान है तो कोयला, कोयला के बाद लोहा। अगला सवाल देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक कैसेटराइट अयस्क टिन भंडार मौजूद है, कहां पर मौजूद है?
पहला लिखा है कटे कल्याण, दूसरा है पाड़ापुर, तीसरा है तोंगपाल, चौथा है बचेली। इसमें सही आंसर है कटे कल्याण। कटे कल्याण जो क्षेत्र है ये आपको मिलेगा दंतेवाड़ा वाला क्षेत्र में। देखिए बस्तर के क्षेत्र में अगर आप देखा जाए तो इसे आप इस प्रकार से 3 क्षेत्रों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेगा कोरंडम, मतलब सुकमा और बीजापुर का जो क्षेत्र है ये आपका कोरंडम से परिपूर्ण है। यहाँ पर आपको मिलेगा दंतेवाड़ा क्षेत्र है, दंतेवाड़ा में आपको मुख्य रूप से मिलेगा आयरन ओर। और इस तरफ अगर देखा जाए जिसमें कि आपका नाम शामिल होगा दंतेवाड़ा और सुकमा, इसमें आपको मिलता है टीन, ठीक है। तो टीन का जो सर्वाधिक भंडार है वो इस क्षेत्र में है और यही क्षेत्र क्या है, कटे कल्याण। सर्वाधिक टीन का उत्पादन भी यहीं पर हो रहा है, ठीक है। तो सही आंसर क्या है, पहला। अगला सवाल देखिए, छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक पार्क से संबंधित स्थल है। पहला लिखा हुआ है इंदावनी, दूसरा है हथखोज, तीसरा है बिरकोनी, चौथा है खैरझिट्टी। इसका सही आंसर है खैरझिट्टी और ये है कहाँ, ये है आपके राजनांदगांव जिले में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का वृहद औद्योगिक क्षेत्र में शामिल नहीं है। देखिए पहला है सिलतरा, दूसरा है सिरगिट्टी, तीसरा है बोरई, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बोरई। इसके अलावा सिलतरा और सिरगिट्टी दोनों ही वृहद औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हैं, लेकिन बोरई जो कि कहाँ है, दुर्ग जिले में, ये वृहद औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है। अगला सवाल देखिए, छत्तीसगढ़ पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम सभा के संबंध में विचार कीजिए। क्या लिखा है देखिए, पहला स्टेटमेंट, 3 माह में कम से कम 1 बैठक अनिवार्य है। बिल्कुल सही है, 3 माह में कम से कम 1 बैठक होना अनिवार्य है, ये उसमें स्टेटमेंट दिया गया है। दूसरा है वर्ष में 4 तिथियों 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त और 2 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाले सप्ताह में बैठक होना अनिवार्य। बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा क्या कह रहा है, ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति का दायित्व सरपंच व उप सरपंच का है। देखिए सरपंच का तो है लेकिन उप सरपंच का नहीं है, पंच का होता है। याद रखिएगा, ग्राम सभा में गणपूर्ति का दायित्व सरपंच और पंच का होता है, ना कि उप सरपंच का। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अगला स्टेटमेंट देखिए, ग्राम सभा एक स्थायी सभा है। बिल्कुल, ग्राम सभा क्या है, एक स्थायी सभा है, ये कभी भंग नहीं होता, मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, पहला, दूसरा और चौथा 3 स्टेटमेंट राइट हैं। अब चलते हैं हम विकल्पों की तरफ। पहला कह रहा है कि सिर्फ 1, दूसरा कह रहा है कि 1 और 2, तीसरा कह रहा है 1, 2, 3 और चौथा कह रहा है सभी सत्य हैं। देखिए सभी तो सत्य नहीं है क्योंकि तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अब देखिए सी विकल्प भी नहीं होगा क्योंकि 1, 2 और 3 तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब देखिए बी सही है, 1 और 2, और यहां पर पहला भी सही है। तो हम क्या आंसर लेंगे, 1 और 2, और हम 1, 2, 4 खोज रहे हैं लेकिन विकल्प में है ही नहीं। तो विकल्प के आधार पर यदि आंसर लेना होगा और सही आंसर लिया जाए तो क्या होगा, विकल्प बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, छत्तीसगढ़ पंचायती राज में सही क्या है। पहला, ग्राम पंचायत का कोई भी व्यक्ति जिसका नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज है सरपंच तथा जिला पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। बिल्कुल लड़ता है, कोई भी व्यक्ति जिसका नाम ग्राम पंचायत के निर्वाचक नामावली में दर्ज है वो सरपंच और पंच का चुनाव, सरपंच और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। अगला स्टेटमेंट है, पंचायतों के चुनाव में दलगत प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। देखिए पंचायतों के चुनाव में दलगत प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, ये नगरीय प्रशासन का जब चुनाव होता है, नगरीय निकाय जब चुनाव होता है तो उसमें आप देखेंगे दलगत प्रभाव दिखाई देता है। वहां पर दलों की भूमिका आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, दलीय आधार पर लोग बटे हुए होते हैं, जो पार्षद होते हैं वो उस प्रकार से खड़े होते हैं। अगला देखिए, सरपंच उप सरपंच को प्रत्यावर्तन राइट टू रिकॉल के द्वारा हटाया जा सकता है। देखिए सरपंच को तो हटा सकते हैं आप, पंच को भी हटा सकते हैं राइट टू रिकॉल के द्वारा, लेकिन उप सरपंच के लिए उल्लेखित नहीं है। इस प्रकार से ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाता है। अगला देखिए, लोकसभा सांसद जनपद पंचायत के प्रत्येक समिति के पदेन सदस्य होते हैं।
देखिए, जनपद पंचायत के प्रत्येक समिति के सदस्य लोकसभा सांसद नहीं हो सकते, क्योंकि जनपद पंचायत में लोकसभा सांसद सदस्य होते ही नहीं है। ठीक है, लोकसभा सांसद कहाँ पे सदस्य होते हैं? ये होते हैं जिला पंचायत के अंदर। ठीक है, तो जिला पंचायत की समितियों के सदस्य हो सकते हैं, जनपद पंचायत में उनकी भूमिका नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। तो केवल और केवल एक ही स्टेटमेंट राइट है, बाकी 2, 3 और 4 रॉन्ग है। चलिए अगले स्लाइड देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है सही क्या है, तो केवल एक ही स्टेटमेंट है, इसका मतलब विकल्प ए सही है, बाकी सभी रॉन्ग है। हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल देखिए। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव श्री आरपी मंडल का स्थान किसने लिया है? देखिए, हाल ही में आरपी मंडल जी के जगह पर मुख्य सचिव के रूप में अमिताभ जैन जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अमिताभ जैन, और इनका क्रम शायद 12वां है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय के संबंध में सही क्या है? देखिए, 4 स्टेटमेंट, 4 विकल्प, हमें बताना है इनमें से क्या सही है। देखिए, पहला क्या कह रहा है? महापौर का पद प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरा जाता है, अब नहीं होता। नगरीय निकाय में देखिए, महापौर का जो पद है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन अब नहीं होता है। पहले होता था, प्रत्यक्ष रूप से महापौर को हम चुनते थे, जनता जो है डायरेक्ट उनको चुनती थी, लेकिन अब नहीं होता। अब सिर्फ हम पार्षदों को चुनते हैं और पार्षद अपने में से किसी एक को महापौर चुनते हैं। तो पहला तो रॉन्ग हो गया। दूसरा, सभी नगरीय निकायों में पार्षद का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से होता है। बिल्कुल, चाहे वो हम नगर पालिक निगम की बात करें, नगर पालिका परिषद की बात करें या नगर पंचायतों की बात करें, सभी जगहों पर जो पार्षदों का चुनाव है वो क्या होता है? प्रत्यक्ष रीति से होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट राइट है। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, दूसरा स्टेटमेंट राइट है। तीसरा देखिए, मेयर इन काउंसिल के सदस्यों की अधिकतम संख्या कुल पार्षदों की संख्या का योग 8 होता है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि एमआईसी के जो सदस्य हैं उसमें अधिकतम संख्या जो है कुल सदस्य संख्या के 8 के योग के बराबर होगी। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि एमआईसी की कुल सदस्य संख्या 20% होती है कुल पार्षदों की। ठीक है, जितना उस नगर पालिक निगम में जितने भी सीट होंगे उसके 20% एमआईसी के सदस्य होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर 40 पार्षद हैं तो इसका 20% जब हम निकालेंगे तो 8 होगा, तो ये वहां के एमआईसी के सदस्य होंगे। लेकिन ये तो हर जगह नहीं होता ना, ये फ्लक्चुएट होता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? परसेंटेज के हिसाब से हम बात करेंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। अब देखा जाए तो सभी तो सही नहीं है, दूसरा तीसरा ऑलरेडी रॉन्ग है, तो विकल्प डी भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा सही आंसर क्या होगा? विकल्प बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने विकास खंड शामिल हैं? तो देखिए, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में देखिए क्या प्रावधान किया गया है। यहां पर आप 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची दोनों अनुसूचियां जान लीजिएगा। ये बात खुल ही गया है तो थोड़ा सा समझ लेते हैं यहां तक। ठीक है, तो 5वीं और 6वीं अनुसूचियां जो है, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से जुड़े हुए। ठीक है, इसे आप अनुसूचित क्षेत्र भी कहते हैं। देखिए, भारत में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लंबे समय से, या आप कह सकते हैं प्राकृतिक रूप से कई जमाने से वहां पर आदिवासी लोग जो हैं रहते आ रहे हैं। अब आदिवासियों के लिए ही उन क्षेत्रों को आरक्षित किया गया। ठीक है, तो शेड्यूल 6 में जो आप देखते हैं पूर्वोत्तर के राज्य थे, ठीक है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन क्षेत्र के जो राज्य, इन क्षेत्रों में जो आदिवासी जनजातियां रहती थी उनके लिए जो प्रावधान किया गया वो 6वीं अनुसूची में। अब उन क्षेत्रों में निवास, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में ही आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं, भारत के अन्य क्षेत्रों में भी आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं। तो उन क्षेत्रों, हमने उन चार राज्यों के जो आदिवासी लोग थे उनके लिए तो आरक्षित कर दिया। कहाँ? 6वीं अनुसूची में। उनका प्रावधान क्या बोल रहे? 6वीं अनुसूची के अंतर्गत सब कुछ कर दिया। बाकी जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके लिए क्या? तो अन्य क्षेत्रों में 6वीं अनुसूची को छोड़कर भारत के अन्य क्षेत्रों में निवास करने वाले अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए अनुसूचित क्षेत्र का प्रावधान
उनके निर्देशन, उनके उनके प्रशासन का उल्लेख कहाँ मिलता है? 5वीं अनुसूची में। तो छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, इन सब जगहों में भी, और भी राज्य हैं इसमें, तो इन जगहों पर जो अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं उनके लिए जो क्षेत्र आरक्षित किए गए और इसका प्रशासन का जो उल्लेख किया गया वो कहाँ किया गया है? 5वीं अनुसूची में। तो यही पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के विकास, कितने विकास खंडों को शामिल किया गया है? विकास खंड किस स्तर पे पूछा जा रहा है? तो हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ 85 आदिवासी विकास खंड हैं। ये आदिवासी विकास खंड ही क्या है? 5वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल होने की वजह से हम इसको क्या कहते हैं? आदिवासी विकास खंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। पंडवानी गायन से संबंधित लोक कलाकार हैं। अब देखिए, पहला विकल्प है स्वर्गीय सुरुजबाई खांडे, दूसरे हैं देवदास बंजारे जी, तीसरे हैं पुनाराम निषाद जी, चौथे इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है पुनाराम निषाद जी। ठीक है, पंडवानी गायन में 2 शैलियां होती हैं, एक वेदमती और दूसरी कापालिक। तो पुनाराम निषाद जी वेदमती शैली से बिलोंग करते थे और ये पंडवानी गायन किया करते थे। चलिए अगला सवाल देखिए। बिरहोर जनजाति के संबंध में विचार कीजिए। पहला है यह शासन द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है। दूसरा, मुख्यतः जसपुर व रायगढ़ जिले में निवास करती है। तीसरा है यह जनजाति आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत शामिल है। चौथा है इस जनजाति का युवागृह गतियोना है। अब ध्यान से देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या बोला? यह शासन द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है। बिरहोर जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति तो है। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ में कुल 7 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, जिसमें इसे 2 भाग में आप बांट सकते हैं, 5 और 2। ये 2 जो है राज्य द्वारा और ये 5 केंद्र सरकार के द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। तो इसी के अंतर्गत एक नाम आता है बिरहोर का। ठीक है, तो देखिए शासन द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति, तो अब यहाँ पे जिक्र नहीं है कि केंद्र की राज्य, शासन कह दिया तो हम केंद्र ही मानेंगे। यहाँ पर उल्लेखित करता है स्पष्ट रूप से कि राज्य, तब बात अलग हो जाता। अब उल्लेखित नहीं है, मतलब यहाँ पर हम मान के चलेंगे कि ये केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है। तो पहला स्टेटमेंट राइट हो गया। दूसरा, मुख्यतः जसपुर और रायगढ़ जिले में निवास करते हैं। बिल्कुल, बिरहोर जनजाति के लोग जसपुर और रायगढ़ जिले में निवास करते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? यह जनजाति आर्य भाषा परिवार, आर्य नहीं, ये है मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत। ठीक है, तो ये तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। चौथा कह रहा है यह इस जनजाति का युवागृह गति होना है, और ये सही है। इसका मतलब हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी, क्योंकि हमें क्या बोला गया था? अलग छांटना था, इसमें से जनजातियों के संबंध में विचार करके अलग को छांटना था। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर सर्वाधिक किस जिले में है? ठीक है, चलिए देखिए, जनगणना 2011 के हिसाब से पूछा गया। 4 जिलों के नाम है दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, बालोद, और इसमें आंसर लिया गया है आपका बालोद। ये डी है ना। चलिए देखिए, बालोद में जो है अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर कितना है? 77.73%। वहीं दुर्ग में 77.24% और रायपुर में 74.19% और बिलासपुर में 62.14%। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो बालोद में जो है अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर सर्वाधिक है। चलिए अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध महाभारत के कौरवों से है? देखिए, इसमें जो कंवर जनजाति के लोग हैं ये अपना संबंध जो है ये महाभारत के कौरवों से बताते हैं, और ये सैन्य कार्य में निपुण होते हैं। तो ये इनका जो परंपरागत कार्य भी है वो सैन्य कार्य ही है, कंवर जनजाति का। ठीक है, तो इस प्रकार से सही आंसर क्या होगा? विकल्प सी। अगला सवाल देखिए। जनजातियां व उनके पारंपरिक कार्य सही सुमेलित का चयन कीजिए। अब यहाँ पर एक तरफ जनजातियों के नाम लिखे हैं, दूसरी तरफ इनके पारंपरिक कार्य लिखे हैं। हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है। बहुत आसान है, आप सभी इसको आराम से सॉल्व कर लिए होंगे। देखिए, पहला लिखा है अगरिया बांस का बर्तन बनाने कार्य। बिल्कुल नहीं, अगरिया क्या करते हैं? लौह शिल्प में माहिर होते हैं वे। ठीक है, भतरा जनजाति पालकी ढोने का कार्य, ये भतरा जनजाति का ये भी सुमेलित नहीं है, क्योंकि भतरा जनजाति के लोग क्या करते हैं? ये करते हैं आपके सेवक कार्य। इनका परंपरागत कार्य क्या है? सेवक कार्य है। तीसरा क्या है? कंवर जनजाति। कंवर जनजाति के लोग जो है सैन्य कार्य में निपुण होते हैं। इनका परंपरागत कार्य क्या है?
सैन्य कार्य, लास्ट सवाल में हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा भी किया। चौथा क्या लिखा है, कोरकू जनजाति, ये भूमि खोदने का कार्य में निपुण होते हैं, बिल्कुल ये सही जवाब है, ये भूमि खोदने में निपुण होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, दोरला जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या है? देखिए, पहला है बार नृत्य, दूसरा है ढांढल नृत्य, तीसरा है पैडुल नृत्य, चौथा है डिटोम। इसका सही आंसर है पैडुल नृत्य। दोरला जनजाति के लोग जो है विवाह के अवसर पर पैडुल नृत्य करते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्यतः छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में निवास करती है? देखिए यहाँ पर 4 जनजातियों के नाम लिखे हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में निवास करती है। देखिए पहला लिखा है कोरवा, कोरवा जनजाति जो है ये कोरबा क्षेत्र में आपको दिखाई देंगे। कोरबा हो गया, सरगुजा हो गया, अच्छा नीचे लिखा हुआ है देखिए, कोरवा जनजाति, सरगुजा, कोरबा, बलरामपुर और सूरजपुर इन जिलों में निवास करती है। वहीं बिरहोर जनजाति की बात करें तो ये जसपुर और रायगढ़ क्षेत्र में, देखिए लिखा है जसपुर और रायगढ़ क्षेत्र में मुख्य रूप से निवास करते हैं। कोल जनजाति अगर देखा जाए तो ये बलरामपुर क्षेत्र में, खास तौर से देखिए बलरामपुर और सूरजपुर का जो क्षेत्र है यहाँ पर निवास करते हैं। भारिया जनजाति के जो लोग हैं ये आपको मिलेंगे बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, इन सब जगहों पे आपको भारिया जनजाति के लोग मिलेंगे और यही हमारा सही आंसर है। क्या पूछा था, छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो क्या होगा, भारिया जनजाति। चलिए अगला सवाल देखते हैं, गोंड जनजाति में प्रचलित अधिमान्य विवाह है। देखिए पहला लिखा है दूध लौटावा, दूसरा है पैसोतुर, तीसरा है ए तथा बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। गोंड जनजाति में दूध लौटावा और पैसोतुर, दूध लौटावा क्या होता है जिसमें ममेरे फुफेरे भाई बहनों के साथ शादी, और पैसोतुर क्या होता है, अपहरण विवाह को कहा जाता है। ये दोनों ही क्या है, अधिमान्य विवाह हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, श्रृंगी ऋषि का मेला किस माह में लगता है? पहला है माघ पूर्णिमा, दूसरा है चैत्र, तीसरा है पौष पूर्णिमा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है माघ पूर्णिमा के दिन श्रृंगी ऋषि का मेला लगता है। और कहाँ लगता है, यह है सिहावा धमतरी। ठीक है, और इसका एक अलग ही महत्व है, यहाँ से छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी महानदी का उद्गम होता है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो यह स्थल रामायण कालीन स्थल भी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में मराठा राज के पुनर्स्थापना का कालखंड कौन सा है? क्या पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ में मराठा राज के पुनर्स्थापना मतलब पुनः मराठा शासन कब से कब तक रहा? देखिए पहला है 1835 से 55, दूसरा 1830 से 54, तीसरा 1825 से 35, चौथा है 1820 से 30। सही जवाब है 1830 से 1854 तक। देखिए इससे पहले 1818 से लेकर के 1830 तक का जो टाइम था ये ब्रिटिश संरक्षण में मराठा शासन चल रहा था। यहाँ पर अधीक्षकीय शासन चल रही थी, रेजिडेंट होते थे और अधीक्षक होते थे और वो शासन चलाते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस समय रघुजी तृतीय जो है ये अल्पवयस्क थे, लेकिन जब ये 1830 के आसपास में जब ये वयस्क हो जाते हैं तब इन्होंने फिर से इन्हें जो है मराठा प्रशासन सौंप दिया जाता है और ये 1830 से 1854 तक शासन करते हैं और इस दौरान छत्तीसगढ़ में ये जिलेदारों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सही आंसर आपको समझ में आ गया होगा, विकल्प बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, उस व्यक्ति को चुनिए जो पेशे से मूलतः वकील थे परंतु एक अच्छे सेवक भी थे। इनकी एक पुस्तक का नाम है हॉलैंड का इतिहास, काफी चर्चित रही थी और इसका सही आंसर है ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर जी। ये बिलासपुर से थे, इनका काफी योगदान रहा है हमारे स्वतंत्रता संग्राम में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, गोपल्ला गीत का छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस वंश के इतिहास के साथ संबंध है? गोपल्ला गीत का संबंध इनमें से किसके साथ है, कौन से वंश के साथ है? देखिए पहला लिखा है पांडु वंश, दूसरा है नल वंश, तीसरा है कलचुरी, चौथा है सोमवंश। हमारा सही आंसर है कलचुरी वंश। कलचुरी वंश में शासक हुआ करते थे, आपको याद होगा कोसंगई में एक जानकारी मिलती है किसकी, बाहर साय। ठीक है, बाहर साय के बाद इन्हीं के पुत्र का जिक्र आता है कल्याण साय। ठीक है, तो कल्याण साय का जिक्र ही हमें किसमें मिलता है, गोपल्ला गीतों में। ठीक है, तो इसीलिए क्या है हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के कलचुरी राजवंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? ठीक है,
पहला है कमलराज, दूसरा है कलिंगराज, तीसरा है कोकलराज, चौथा है रत्नराज। देखिए छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश की स्थापना किया था कौन? कलिंगराज, और इन्होंने अपनी पहली राजधानी बनाई थी तुम्माड़ को, जो कि कहाँ है? ये कोरबा जिले में। बाद में इनके बाद अगला शासक आते हैं रत्नराज, और ये अपनी राजधानी बनाते हैं रतनपुर को। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है कलिंगराज। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन कलचुरी शासन व्यवस्था का अधिकारी था? देखिए पहला है दीवान, दूसरा है दाऊ, तीसरा है गौटिया, चौथा उपयुक्त सभी। तो ये सभी थे, दीवान, दाऊ और गौटिया। गांव का जो प्रमुख था वो गौटिया कहलाता था, बरहो का प्रमुख दाऊ कहलाता था, और गढ़ का प्रमुख दीवान। गांव का प्रमुख, बरहो का प्रमुख और गढ़ का प्रमुख। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सभी क्या थे? शासन व्यवस्था के अधिकारी हुआ करते थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस यूरोपीय यात्री ने मराठा शासन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का भ्रमण किया था? पहला है इलियट, दूसरा है रशबुक, तीसरा है कोलब्रुक, चौथा है गन्यू। इसका सही आंसर क्या है? मिस्टर कोलब्रुक। ठीक है, और कोलब्रुक साहब दो बार छत्तीसगढ़ की यात्रा किए थे, एक बार बिंबा जी के समय में और एक बार आगे केशव गोविंद के समय में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, असत्य युग्म कौन है? हमें बताना इनमें से कौन सा जोड़ी जो है असत्य है। पहला क्या कह रहा है? बरहो दाऊ, दूसरा है गढ़ का दीवान, तीसरा है गांव का गौटिया, चौथा है एक गांव का बरहो। अभी मैंने लास्ट वाले सवाल में बताया था आपको कि गांव का प्रमुख गौटिया, गढ़ का प्रमुख दीवान और बरहो का प्रमुख दाऊ। तो एक गांव का 7 बरहो नहीं होता है, ये असुमेलित है। इस प्रकार से हमारा सही आंसर भी यही होगा। गलत है फिर भी हमारा सही आंसर है, क्या कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कौन सुमेलित नहीं है? देखिए फिर से सुमेलित वाला बात आ गया, फिर हमें सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं, इधर लिखा है महापिलुपति हस्ती सेना, दूसरा है चोरोदानिक पुलिस, दांडिक न्याय अधिकारी, भट्ट अश्वसेना। देखिए ध्यान दीजिए, ये अब आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं कौन से जमाने का क्या क्या पूछा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये कलचुरी वंश का है, याद रखिएगा। कलचुरी वंश के जो प्रशासन में थे, ये उनकी बात की जा रही है। जैसे हस्ती सेना के जो प्रमुख होते थे, इनको महापिलुपति कहा जाता था। पुलिस विभाग के जो कर्मचारी थे उनको चोरोदारणिक कहा जाता था। न्याय अधिकारी जो होता था प्रमुख, उसको हम दांडिक कहते थे। ठीक है, और अश्व सेना प्रमुख को भट्ट नहीं कहा जाता था। चाट और भट्ट ये अलग अधिकारी होते थे, ये भी प्रशासन के अधिकारी थे, पुलिस प्रशासन के अधिकारी आप कह सकते हैं, चाट और भट्ट। ठीक है, मतलब संपत्ति की सुरक्षा करने वाला ये भट्ट अधिकारी होता था, अश्व सेना नहीं हुआ करता, अश्व सेना को भट्ट नहीं कहा जाता था। तो ये सुमेलित नहीं है। इस प्रकार से हमारा सही आंसर भी क्या होगा? यही होगा। ठीक है, गलत है फिर भी हमारा आंसर सही है। अगला सवाल देखिए, प्रफुल्ल कुमारी देवी की मृत्यु कब हुई? अब प्रफुल्ल कुमारी देवी जी कौन है थोड़ा सा भी जान लीजिए। ठीक है, बहुत सारी देवियां हैं छत्तीसगढ़ में, एक है प्रफुल्ल कुमारी देवी जी। तो देखिए, रॉयल फैमिली ऑफ बस्तर, बस्तर में काकतीय वंश का शासन लंबे समय से रहा है। ठीक है, तो काकतीय वंश की राजकुमारी थी प्रफुल्ल कुमारी देवी। ठीक है, और प्रफुल्ल कुमारी देवी की मृत्यु कब होती है? देखिए याद रखिएगा, इनको एक बीमारी हुई थी अपेंडिसाइटिस की, और ये अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए इंग्लैंड जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। काफी मतलब आप कह सकते हैं प्रफुल्ल कुमारी देवी एक तेज तर्रार शासिका थी। अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, अपने आदिवासी समुदाय के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास करी, और इनके रहते तक इनके क्षेत्र में कभी किसी प्रकार की अशांति ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। और जब ये अपना इलाज कराने के लिए इंग्लैंड जाती हैं तो वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है, और वो साल होता है साल 1936 का। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? 1936। चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए अगला सवाल है, क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए 1 से लेकर 5 तक शासकों के नाम लिखे हुए हैं, और हमें इनका क्रम बनाना है। ये किस वंश के शासक हैं? तो ये हैं काकतीय वंश के शासक, और हमें इनका क्रम सुनिश्चित करना है। तो पहले नंबर पे आएंगे दरियाव देव, क्योंकि इनका टाइम पीरियड सन 1777 से सन 1800 तक का है। इनके बाद आएंगे आपके महिपाल देव, दूसरे नंबर पे 1842 तक। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपके शासक आएंगे भूपाल देव। ठीक है,
ये तीसरे नंबर पे हो गए। चौथे नंबर पे हो गए आपके भैरमदेव, ठीक है, और भैरमदेव के बाद आपके आ जाएंगे पांचवें नंबर पे रुद्र प्रताप देव। तो क्रम क्या बना, 1, फिर 3, फिर आपका आ जाएगा 4, फिर आपका आ जाएगा 2 और लास्ट में आ गया 5। 1 3 4 2 5, देखिए 1 3 4 2 5, सही आंसर क्या हो गया, विकल्प बी। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, फिर से बताना है कौन सुमेलित नहीं। तो देखिए इधर शहरों के नाम लिखे हैं और इनके प्राचीन नाम लिखे हुए हैं और हमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है। पहला लिखा है राजनांदगांव, इसे नंदीग्राम भी या नंदग्राम भी कहा जाता था, सही है। दूसरा पद्म क्षेत्र, बिल्कुल इसे पद्म क्षेत्र भी कहा जाता था। तीसरा है रतनपुर को कंकन नगरी, ये कभी नहीं कहा गया है इसको, ठीक है। रतनपुर के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग युगों में अलग अलग नाम से भी जाना गया है, ठीक है, जैसे मणिपुर, माणिकपुर, हीरापुर, रतनपुर, वर्तमान में कलयुग में इसको रतनपुर कह रहे हैं, तो ऐसे अलग अलग नाम से जाना गया, लेकिन कनक नगरी, कंकन नगरी कभी इसको नहीं कहा गया। अगला है जांजगीर, जांजगीर चांपा या जांजगीर नगर को जाजल नगरी भी कहा जाता था, क्योंकि इसे जाजल देव ने बनाया था या बसाया था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी सही है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी, क्योंकि यही गलत सुमेलित है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है बस्तर का भारतीय संघ में विलय कब किया गया, 1947, 48, 66, 1966, 1956। तो देखिए आप सभी जानते होंगे, भारतीय इतिहास जब आप पढ़ते हैं तो जब भारत आजाद हुआ 1947 में, उस समय भारत जो है बहुत सारे रियासतों में बटा हुआ था और इस समय इन रियासतों को अलग अलग शामिल करने की होड़ मची हुई थी। कुछ देखिए कैबिनेट मिशन आया था, फिर जो प्रस्ताव रखे गए माउंटबेटन के द्वारा, इसके अनुसार बहुत सारी अव्यवस्थाएं उस समय व्याप्त हुई थी, ठीक है, जिसमें रियासतें स्वतंत्र हो गई थी। इन रियासतों को या तो ये स्वतंत्र रह सकते, इनके पास 3 ऑप्शन था, या चाहते तो ये भारत संघ में शामिल होते, या तो भौगोलिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान में शामिल हो सकते थे, या तो अपने आप को स्वतंत्र रख सकते थे। तो इस प्रकार की बातें थी। तो छत्तीसगढ़ में भी उस समय रियासतें थी, लगभग 14 रियासतें थी और इनमें से बहुत सारे अपने आप को स्वतंत्र भी रखना चाह रहे थे, ठीक है। तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहिए, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इन सभी रियासतों को डील किया और सभी रियासतों को मिलाना प्रारंभ किया था। और देखा जाए तो इसी में बस्तर भी एक रियासत था। इस बस्तर रियासत को भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया था जनवरी 1948 में, ठीक है। और इसे एक अलग जिले का भी दर्जा बना दिया जाता है, मतलब अभी तो खैर अलग से अलग जिला हुआ है और उस समय भी इसको अलग जिला बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत इसको एक अलग जिले का दर्जा दे दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, छत्तीसगढ़ों का विभाजन किसके अनुसार किया गया है, कनिंघम, एगन्यू, चीसम, वेंगलर। सही आंसर है मिस्टर चीसम। इन्होंने कल्याण साय की जो जमा पुस्तिका के आधार पर, या आप कहिए कि जो कलचुरी वंश का प्रशासन था उसका जो इनके पास साक्ष्य मिला, उसके आधार पर इन्होंने छत्तीसगढ़ को अलग अलग आप कह सकते हैं छत्तीसगढ़ में विभाजित करके जो एक अलग से जमाबंदी प्रणाली या फिर आप कह सकते हैं बिलासपुर गजेटियर तैयार किया था, ठीक है। तो ये कौन थे, मिस्टर चीसम। चलिए अगला सवाल देखते हैं, रायपुर शाखा के अंतर्गत आने वाले दुर्ग के गढ़ में कौन शामिल नहीं है, ठीक है। देखिए पहला है पाटनगढ़, दूसरा है मारोगढ़, तीसरा है सिरसागढ़, चौथा है नवागढ़ और पांचवा है राजिमगढ़। तो देखिए इसमें अगर देखा जाए तो मारोगढ़, नवागढ़ और राजिम ये जो हैं ये दुर्ग के गढ़ के अंतर्गत शामिल नहीं थे, ठीक है। अगर देखा जाए तो रायपुर शाखा के अधीनस्थ जो 18 गढ़ थे, इसमें कौन कौन से गढ़ थे, देखिए रायपुर, सिमगा, अमोरा, ओमेरा, राजिम, फिंगेश्वर, लवन, पाटन, दुर्ग, सरधा, सिरसा, अकलबाड़ा, मोहंदी, खल्लारी, सिरपुर, सुअरमार, सिंगारपुर, टेंगनागढ़ और सिंगनगढ़। तो इन सबको आप अगर देखें और मैच करें तो आपको समझ में आएगा कि इनमें से देखिए 2, 4 और 5 मारोगढ़, नवागढ़ और राजिम जो है ये दुर्ग के गढ़ों के अंतर्गत शामिल नहीं थे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कहां अप्रैल ट्रेनिंग एवं डिजाइनिंग सेंटर संचालित नहीं है। देखिए पहला है रायपुर, दूसरा है दुर्ग, तीसरा है भिलाई, चौथा है राजनांदगांव। इसमें से दुर्ग में संचालित नहीं है। छत्तीसगढ़ में
4 जगहों पे अपैरल ट्रेनिंग एंड डिजाइनिंग सेंटर संचालित है, जिसमें से एक नाम आता है रायपुर, दूसरा भिलाई, तीसरा राजनांदगांव और चौथा सुकमा का नाम आता है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में आप विजिट करें, आपको जरूर मिलेगा। चलिए अगला सवाल देखिए, वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व प्राप्तियों में न्यूनतम व्यय किस मद में अनुमानित है? देखिए ये सवाल का सही आंसर है मजदूरी। ये तो आप जब देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे में तो आपको दिखाई देगा, उसमें पूरा डाटा दिया हुआ है किस किस मद में सर्वाधिक व्यय और न्यूनतम व्यय होता है। और सामान्य तौर पे यही सही आंसर रहेगा जब भी यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा न्यूनतम व्यय के बारे में, तो मजदूरी में सबसे न्यूनतम व्यय होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मई 2019 की स्थिति में प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में लगभग कितने खाते खोले गए हैं? इसका सही जवाब है 1.41 करोड़ खाता जनधन योजना के अंतर्गत खोला गया। इस प्रकार से आपने देखा छत्तीसगढ़ से पूछे गए 45 प्रश्नों का विश्लेषण। अब आगे के विश्लेषण सर लेकर के आएंगे। तो आगे हम देखते हैं टेस्ट नंबर 40 में ही इतिहास में पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण, जहां प्रश्न होंगे 46 से 45 अर्थात 10 क्वेश्चनों का हम यहाँ पर क्या देखेंगे? विश्लेषण देखेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, अंतरिम सरकार का गठन। तो अंतरिम सरकार का गठन कब होता है? 1946 में। कैबिनेट मिशन का पहुंचना, तो कैबिनेट मिशन भी कब पहुंचा था? तो याद रखिए 46, लेकिन कब? मार्च में। और ये कब हो रहा है? सितंबर में। फिर उसके बाद देखते हैं सीधी कार्यवाही। तो याद रखिएगा सीधी कार्यवाही कब होता है? 16 अगस्त को होता है। तो बहुत ही नियर अबाउट वाला क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस का विध्वंस करना, तो ये पहले होता है। कब होता है? तो याद रखिएगा जून जुलाई 1945 में ये घटना हो रही है। तो देखिए सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? फोर्थ, या कहें यहाँ पर ABCD लिखा हुआ है तो आप ये मानिएगा कि ये क्या है? ये A है, B है, C है और ये D है। ठीक है, तो 1 2 3 4 की जगह यहाँ पर क्या लिख दिया है? ABCD, तो इसको समझिएगा। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? D। तो D कहाँ पर दिख रहे हैं? 2 जगह दिख रहे हैं। फिर उसके बाद कौन सी घटना होती है? तो देखिएगा मार्च वाली, मतलब B सबसे, फिर B आना चाहिए। तो B यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। अब जो है अगला जो टर्म होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए ये सितंबर में हो रहा है और ये वाला कब हो रहा है? अगस्त में। तो जहां पर C होगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा C, तो D B C A, तो ये आपका उत्तर होगा B। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार क्या कीजिए? व्यवस्थित कीजिए और नीचे दी गई कूट का प्रयोग करते हुए उसका सही उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर देखिएगा अमृतसर की घटना अर्थात जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछ रहा है। तो ये कब होता है? 13 अप्रैल 1919। चौरा चौरी जो घटना है वो 5 फरवरी 1922 को होता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। फिर चंपारण, तो ये कब होता है? 1917। और फिर मोपला जो होता है 1921 के आसपास। तभी गांधी जी यहाँ पर जाते हैं खिलाफत आंदोलन में समर्थन प्राप्त करने के लिए। तो ये देखिएगा सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? C। तो देखिएगा C यहाँ पर भी है और इधर भी है। फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा? A। तो देखिए C के बाद A, यहाँ भी C के बाद A दिख रहा है। फिर उसके बाद देखते हैं मोपला होना चाहिए, मतलब D होना चाहिए। तो यहाँ पर दिख रहा है, मतलब यही आपका उत्तर होगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा C। अगला प्रश्न देखते हैं, पेशवा बाजीराव प्रथम ने निजाम को पालखेड़ा के युद्ध में पराजित कर कौन सी संधि की थी? देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है ये। 1728 में लड़ा जाता है। यहाँ पर बाजीराव प्रथम ने हैदराबाद के निजाम को पराजित कर दिया था और उसे विवश किया था मुंशी शिवगांव की संधि करने के लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है ये, जिसके बाद क्या होता है, जो निजाम होते हैं इनको चौथ देना स्वीकार करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण था और ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी बाजीराव प्रथम के लिए, क्योंकि उस समय सबसे बड़ी जो रियासत कहलाती थी दक्षिण में वो थी हैदराबाद। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा B। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1857 की क्रांति पर आधारित द ग्रेट रिबेलियन नामक रचना किनकी है? तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो विनायक दामोदर सावरकर। द ग्रेट रिबेलियन जो हम देख रहे हैं तो वो क्या है? अशोक मेहता। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो आरसी मजुमदार। 1857 सिर्फ लिखा है एस एन सेन ने। रिबेलियन 1857 वो पीसी जोशी। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी तो TR होम्स। और फिर लिखा है कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी तो सर सैयद अहमद खान। तो देखिएगा हमारा उत्तर जो है द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता जी ने लिखा है। तो ये आपको क्या करना है? याद रखना है। अगला प्रश्न है, स्वयं को दूसरा सिकंदर, जिन्होंने उपाधि भी धारण की थी सिकंदर सानी की, कहने वाला सुल्तान कौन है? तो याद रखेगा यह उपाधि धारण करने वाला सिकंदर सानी कहलाने वाला जो शासक है खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी है। तो आपको याद रखना है इसका उत्तर क्या है? B, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न हम देखें तो तैमूर लंग
ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया है भारत पर? तो याद रखिएगा 1398 में इनका आक्रमण होता है और भारत में उस समय कौन सा वंश चल रहा होता है? तो तुगलक वंश चल रहा होता है। तो तुगलक वंश, तो उस समय देखिएगा फिरोज शाह तुगलक है और कौन है? तो महमूद तुगलक। तो यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो चुकी होती है, तो यहाँ पर बचा कौन फिर? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न हमारे सामने, किनके अनुसार महमूद गजनवी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया है? तो याद रखिएगा हेनरी एलियट ने कहा कि भारत में 17 बार आक्रमण किया है महमूद गजनवी ने, और जितने बार भी आता था तो पहले बार की तुलना में दुगने घोड़े लेकर आता था। अब याद रखिएगा महमूद गजनवी का जो 16वां अभियान है सोमनाथ मंदिर को लूटने में, इनका जो पहला अभियान है गजनवी का, उसे बैटल ऑफ पेशावर या पेशावर के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इनका जो अंतिम युद्ध हुआ था वो जाटों के विरुद्ध हुआ था, जो 17वां अभियान कहलाता है 1027 में, और 1025 में इन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा था अपने 16वें अभियान में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा हेनरी एलियट। अगला प्रश्न हम देखते हैं, नवपाषाण कालीन स्थान चिरांद स्थित है। तो नवपाषाण का एक महत्वपूर्ण स्थल है चिरांद, जहां से बहुत सारी मात्रा में हड्डियों के औजार मिले थे और ज्यादातर हड्डियां जो थी हिरण की थी। ये स्थान कहां पर स्थित है? तो याद रखना है आपको बिहार में। तो बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है बिहार का चिरांद। हमारा अगला प्रश्न है, आश्रम व्यवस्था का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? तो आश्रम व्यवस्था का उल्लेख याद रखेगा 3 आश्रम व्यवस्था का उल्लेख किया गया। कहां? तो छांदोग्य उपनिषद में, जबकि जाबलोपनिषद में किया गया 4। तो देखिएगा दोनों आपके ऑप्शन में दिख रहे हैं, लेकिन आपको टिक करना है 4 वाला, क्योंकि हमारे भारतीय के हैं या हिंदू धर्म से संबंधित जिस आश्रम व्यवस्था की हम बात करते हैं वो जाबलोपनिषद से है। तो आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा? सी, जाबलोपनिषद। अगला प्रश्न हम देखते हैं जो आज का अंतिम प्रश्न है, किस यज्ञ में पशु आहुति दी जाती थी? तो देखिएगा इंद्र को प्रसन्न करने के लिए क्या होता था? एक यज्ञ होता था जिसको कहा जाता था श्रोत्रामणि यज्ञ। इसी यज्ञ में क्या होता था? पशु बलि दी जाती थी। तो आपका उत्तर याद रखेगा श्रोत्रामणि यज्ञ सी। तो इस प्रकार इस टेस्ट में आए हुए इतिहास के प्रश्नों का हमने विश्लेषण किया। मिलते हैं अगले विश्लेषण में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। इसमें लिखा हो, यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में नहीं होती तो निम्नलिखित में से क्या हुआ होता? तो यहां पर बात ये हो रही है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के ना होने की, ठीक है। तो सर्दियों के महीने में मानसून की वर्षा होती, तो भाई सर्दियों के मौसम में मानसून की वर्षा हो ही नहीं सकती, क्योंकि मानसून की उत्पत्ति जो है वो हाई टेम्परेचर वाले क्षेत्र में लो प्रेशर के कारण होती है, ताकि हिंद महासागर से हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की ओर चले। तो भैया ये तो नहीं हो सकता सर्दियों के महीने में। तटीय भारत में भूमध्य सागरीय जलवायु होती, तो भैया भूमध्य सागरीय जलवायु तटीय भारत में, ठीक है, वो भी हिमालय के ना होने पर इसका भी कोई लॉजिक नहीं बनता। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में आर्द्र स्थिति बनती, ठीक है। तो भाई उत्तर पश्चिमी भाग यानी कि किसकी बात हो रही है? राजस्थान की बात हो रही है। वहां पे आर्द्र स्थिति यानी कि नमी स्थिति, यानी कि गीला वर्षा होने की स्थिति, तो भाई वर्षा वाली स्थिति तो नहीं बनती, ठीक है। तो बात ये थी सर्दियों में उत्तर भारतीय मैदान और अधिक ठंड हो जाता। क्यों? क्योंकि तिब्बत या फिर साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं हिमालय के ना होने पर उत्तर भारत को क्या कर देती? अधिक ठंडा कर देती, बहुत ही ज्यादा ठंडी वहां पर बढ़ जाती, ठीक है। टेम्परेचर 0 डिग्री से भी क्या हो जाता? कम हो जाता, ठीक है। क्या ना होने पर? हिमालय के ना होने पर ठंडी के मौसम में बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 57। चलिए इसमें लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है। यानी घटते आकार का, ठीक है, नदी बेसिन यानी कि उसके क्षेत्र के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है। तो यहाँ पर देखिए 4 नदियों का नाम लिखा हुआ है, नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती। अगर इनकी लंबाई की बात करें, इनके क्षेत्र की बात करें, तो नर्मदा नदी की लंबाई 13-12 किलोमीटर और ये प्रायद्वीपीय पठार की तीसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है, गोदावरी कृष्णा के बाद। ताप्ती नदी की बात करें तो ये चौथी प्रायद्वीपीय पठार सबसे लंबी नदी है, 724 किलोमीटर। उसके बाद माही नदी की लंबाई, जिसकी लंबाई है 583 किलोमीटर, और सबसे आखिरी में साबरमती नदी की लंबाई है 371 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए घटते आकार में बोल रहा है, तो घटते आकार में नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 58। चलिए इसमें लिखा हुआ नीचे दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। सबसे पहला कथन दिया हुआ है, मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है, ठीक है। मौसम, हम बोलते हैं मौसम बदल रहा है, ठीक है। तो एक विशेष समय में एक क्षेत्र के
वायुमंडल की अवस्था को बताता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा जलवायु, अब जलवायु की बात करें, क्लाइमेट, तो जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की एक विशाल क्षेत्र, यहां पर एक छोटे से क्षेत्र की बात हो रही है, यहां पर विशाल क्षेत्र की, ठीक है, और यहाँ पे एक विशेष समय यानी कम समय की बात हो रही है, और यहाँ पे एक लंबे समय की बात हो, तो लंबे समय की एक विशाल क्षेत्र की मौसम, ठीक है, की अवस्था तथा विविधताओं का औसत योग है। तो भैया ये भी सही है आपकी जलवायु की परिभाषा। अब देखिए तीसरा कहता है कि मौसम तथा जलवायु दोनों के तत्व एक ही होते हैं, तो भैया ये भी सही है। यहां पर अगर देखें कि मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है, मौसम की अवस्था प्राय एक ही दिन में कई बार बदलती है, ठीक है। लेकिन बात अगर जलवायु की करें तो जलवायु एक विशाल क्षेत्र में लंबी समय अवधि यानी 30 से 35 वर्ष में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का औसत योग है, ठीक है। अगला, मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता, वर्षण एक ही होते हैं, ठीक है। मौसम में भी ये सब होते हैं और जलवायु में भी ये सब चीजें देखने को मिलती है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो भाई तीनों ही सही है, यानी उपयुक्त सभी आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, इसमें देखिए ध्यान से कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन ये कह रहा है 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। दूसरा, वार्षिक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता 75% से अधिक, और चौथा कह रहा है कि ये वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। तो हरे भरे बोल दिया तो मतलब सदाबहार, 75% आर्द्रता, मतलब यहां पर देखें ऑप्शन में देखें ज्यादा बेहतर क्लियर होगा। वनस्पति के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक उपयुक्त का प्रतिनिधित्व करता है? तो भैया यहां पे देखिए ये पर्णपाती लिखा हुआ है, पर्णपाती तो हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि यहां पे बात हो रही है वर्ष भर हरे भरे होने की, तो भाई ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब शुष्क की बात करें तो 75% आर्द्रता या 250 सेंटीमीटर का वर्षा हो रही है, तो जगह शुष्क तो नहीं होगी, तो भैया ये शुष्क भी गलत हो जाएगा। अर्ध भी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो भाई उष्ण कटिबंधीय, क्योंकि उष्ण कटिबंध में ही टेम्परेचर कितना रहता है 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान उष्ण कटिबंध के अंतर्गत रहता है एवरेज। नम यानी वर्षा हो रही है, आर्द्रता 75%, नम हरे भरे सदा पड़नी, ठीक है। तो देख के समझ में आ रहा है कि ऑप्शन में ए आपका क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किन किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है, ठीक। अब देखिए काली मृदा के लिए जरूरी है उस क्षेत्र में लावा निक्षेप का होना। जहां जहां लावा निक्षेप होंगे उन्हीं के अपरदन से कौन सी मिट्टी बनती? काली मिट्टी बनती, ठीक है। तो दक्कन का पठार जो कि पूरा का पूरा एक लावा क्षेत्र है, वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। और दक्कन के पठार के क्षेत्र के अंतर्गत और साथ ही साथ काठियावाड़ का पठार भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम कौन सा पठार ले लें? काठियावाड़ का पठार ले लें, तो ये आपका गुजरात वाला क्षेत्र कवर हो जाएगा। वहीं पर दक्कन के पठार की बात करें तो महाराष्ट्र, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, और मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ये सब क्षेत्र शामिल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गुजरात, ठीक है, काठियावाड़ के पठार की वजह से सही है, महाराष्ट्र सही है, आंध्र प्रदेश सही है, ठीक है। पंजाब की बात करें तो भाई पंजाब में काली मिट्टी नहीं पाई जाती, पंजाब में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, यानी कि भाई ये जो आपका चौथे नंबर पे जो पंजाब लिखा हुआ है वो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा सही है, ऑप्शन में बी आपका क्या होगा? सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, इसमें लिखा हुआ है कि कोयले के वृहद सुरक्षित भंडार होते हुए भी भारत मिलियन कोयले का आयात क्यों करता है? सबसे पहला स्टेटमेंट, भारत की यह नीति है कि वह अपने कोयले के भंडार को भविष्य के लिए सुरक्षित रखे और वर्तमान उपयोग के लिए इसे अन्य देशों से आयात करे। तो यहां पर देखिए भारत में कोयले की वृहद भंडार होने के बावजूद इसके ऊर्जा संयंत्रों व स्टेशनों पर ईंधन की आपूर्ति अपर्याप्त है, ठीक है, जिसके चलते विद्युत उत्पादन और पारेषण क्षमता यानी कि ट्रांसमिशन कैपेसिटी भी अपर्याप्त है। यह स्थिति देश में पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति में बाधा डालती है, ठीक है। तो ये पहला गलत है, हमारी ऐसी कोई नीति नहीं है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित है और उन्हें देश की पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती, ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोकिंग कोयले की आवश्यकता पड़ती है जिसे आयात करना पड़ता है, ये भी सही है। यानी कि स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 आपका क्या है? सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 में लिखा हुआ है कि भारतीय रेलवे के
मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिए, भारतीय रेलवे के मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 63, इसमें लिखा है जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सबसे पहला कथन, 7 वर्ष और इससे अधिक आयु का कोई व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझने के साथ उसे पढ़ और लिख सकता है उसे साक्षर समझा जाता है। ठीक। अगला, 8 वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझने के साथ उसे पढ़ और लिख सकता है साक्षर कहलाता है। 9 वर्ष का सेम कंडीशन, 10 वर्ष का सेम। तो बताना चाहूंगा कि 7 वर्ष क्या है यहाँ पे? जनगणना 2011 के अनुसार 7 वर्ष और इससे अधिक आयु के ऐसे सभी व्यक्तियों को जो किसी भाषा को पढ़ने या लिखने में सक्षम हो क्या कहलाता है? साक्षर कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। नमस्कार, आज हम देखेंगे संविधान के प्रश्नों का विश्लेषण। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 64। संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य में संविधान तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। इसके बाद दूसरा है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग कर दी जाती है। इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। चलिए यहाँ पर पूछा गया है यहाँ इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो हम कथनों पर विचार करते हैं। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणाओं का उच्चतम न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। जी हाँ, ये भी सही है। इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है। जी नहीं, राज्य विधानसभाएं सामान्यतः इस उद्घोषणा के बाद भंग नहीं की जाती, केवल सरकार को भंग किया जाता है और वहां पर राज्यपाल या राष्ट्रपति शासन जो है उसे लागू कर दिया जाता है। इस उद्घोषणा को 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदित किया जाना चाहिए। जी हाँ, ये भी सही है। तो यहाँ पर केवल राज्य विधानसभा को भंग करने वाली बात जो यहाँ की गई है वो गलत है। तो हमारा 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है। तो 1, 2, 4 यहाँ आपको ए में मिल जाएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1, 2, 4। अगला प्रश्न है, यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन होंगे? तो पंचायत के भंग होने की कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन कराए जाने आवश्यक हैं? तो संविधान के अनुसार 6 माह के भीतर निर्वाचन होने चाहिए अगर पंचायत भंग हो जाती है उसके बाद। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 66। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधानित करता है पहली बार पंचायती राज को? नहीं, पंचायती राज इसके पूर्व भी भारत में था। 1993 को ये लागू हुआ था, इसके पूर्व भी पंचायती राज भारत में था। ये गलत है। पंचायतों पर प्रशासकीय नियंत्रण हटाने का? जी नहीं, प्रशासकीय नियंत्रण अभी भी पंचायतों पर है। पंचायती चुनाव की विधि में परिवर्तन? जी नहीं, ये भी इसका सही उत्तर नहीं होगा। पंचायती चुनाव को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का? जी हाँ, अब पंचायतों में चुनाव करवाए जाने आवश्यक कर दिए गए हैं जिस प्रकार लोकसभा और विधानसभा में आदेशात्मक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 67। एक कॉलेज का विद्यार्थी अपने कॉलेज की नगर परिषद अपने नगर की नगर परिषद में चुने जाने का इच्छुक है। उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण शर्तों पर निर्भर होगी कि आपसे शर्त पूछी जा रही हैं, वह अपने कॉलेज के प्राचार्य की अनुमति प्राप्त कर ले? जी नहीं, नगर परिषद के चुनाव के लिए प्राचार्य की अनुमति आवश्यक नहीं है। वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो? जी नहीं, ये भी आवश्यक नहीं है। उसका नाम मतदाता सूची में शामिल हो? जी हाँ, ये आवश्यक है। उसका नाम आवश्यक रूप से मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए। और भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की घोषणा करे? जी नहीं, ये भी आवश्यक नहीं है। भारत के सभी नागरिक संविधान के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा शुरू में ही करते हैं क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही ये प्रावधान किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो। सही उत्तर है सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यों में विधान परिषद के सृजन या समापन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाना आवश्यक है? ये विधान परिषद के सृजन की बात कर रहा है।
चलिए देख लेते हैं। आर्टिकल 368 जी नहीं, ये संविधान संशोधन से संबंधित है, इसका ये उत्तर नहीं है। आर्टिकल 69 जी नहीं, ये भी इसका उत्तर नहीं है। आर्टिकल 269 जी नहीं। आर्टिकल 169 जी हाँ, आर्टिकल 169 में विधान परिषद के उत्साजन और सृजन की बात, यानी इसको बनाए जाने और समाप्त करने की बात शामिल है। सही उत्तर हो जाएगा डी 169। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से कितनी अवधि तक रोक सकती है? 3 माह, 4 माह, 6 माह या 14 दिन? विधान परिषद किसी भी विधेयक को अधिकतम 4 माह के लिए रोक सकती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? ए राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, सी राज्यपाल के द्वारा और डी राज्य विधानमंडल के द्वारा। इसका सही उत्तर है बी, संसद के द्वारा। यदि संसद चाहे तो आपातकाल की स्थिति में किसी राज्य विधानमंडल की अवधि को बढ़ा सकती है। तो ये हमारे टेस्ट क्रमांक 2 के प्रश्न। नमस्कार साथियों, उड़ान आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम यहाँ पर टेस्ट नंबर 40 का एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें हमारा विषय होगा इकोनॉमिक्स का। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से सवाल आए हुए हैं, इनके कौन कौन से आंसर होंगे और कौन कौन से इसमें एक्स्ट्रा हमको फैक्ट जानने चाहिए जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए हम सीधे बात करते हैं कि यहाँ पर कौन से सवाल आए हैं। हमारे पास पहला सवाल है कि लॉफर वक्र का या लॉफर वक्र क्या दर्शाता है। तो हम जो है आर्थिक या अर्थशास्त्र की नियमावली में पढ़ते हैं लॉफर वक्र। लॉफर वक्र का जो डायरेक्ट संबंध है वो है आपका टैक्सेशन से, जिसको हम कर भी बोलते हैं। ये जो है कर्व ये बताता है कि किसी भी देश में जब जब आप टैक्स के परसेंट में वृद्धि करते हैं, टैक्स के परसेंट में क्या करते हैं हम वृद्धि करते हैं, तब तब सरकार को होने वाले कुल आय में कमी आती है। टैक्स जब बढ़ जाता है उसका परसेंट, तो लोग क्या करते हैं टैक्स की चोरी स्टार्ट कर देते हैं और इसके कारण जब टोटल इनकम होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जब जब गवर्नमेंट जो है टैक्स के परसेंट में कमी कर देती है, टैक्स के परसेंट में कमी कर देती है, तब जो होने वाला गवर्नमेंट को आय है उसमें हम देखते हैं कि ग्रोथ हो गया है। लोगों को लगता है कि जब टैक्स का रेट कम है तो हमको टैक्स भर देना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए क्या करती है कोई भी सरकारें कोशिश करती है कि टैक्स का दर कम हो, मैक्सिमम लोग उद्योग इसमें शामिल हो पाए और देश के विकास में योगदान दे पाए। तो इस तरह से लॉफर वक्र में हम देख रहे हैं कि टैक्स से संबंधित है। तो यहां पर कर की आय और कर की दर, ये दोनों की बात कर रहे हैं हम, इनकम और दर की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन सी है कर आय और कर की दर में संबंध, इसको यहां पर इस वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें आपको लॉरेंज और गिनी वक्र को भी एग्जाम से पहले देख लेना चाहिए, जिसमें जो है हम आय की विषमता के बारे में बात करते हैं। और आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास सवाल है कि भारत में सेवा कर या सर्विस टैक्स की शुरुआत किस समिति के सिफारिश पर की गई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि सर्विस टैक्स क्या था आपका, इनडायरेक्ट टैक्स या अप्रत्यक्ष कर था, जिसमें हम किसी माध्यम के द्वारा सरकार को टैक्स पहुंचाते हैं, डायरेक्ट हम टैक्स को नहीं देते। ये जो है आपका टैक्सेशन प्रणाली, ये एक समिति है, चेलैया समिति, जो कि कर सुधारों से संबंधित एक समिति है। इन्हीं के द्वारा इस टैक्स को लाने की सिफारिश की गई थी। और एक सवाल बन सकता है कि इस टैक्स को भारत में कब लागू किया गया। तो ये भारत में जो है 1994 में लागू किया गया था। ये भी यहां पर फैक्ट आपको याद रखना चाहिए। 94 में चेलैया समिति की सिफारिश पर इसको लागू किया गया था। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड ऑप्शन, ऑप्शन ए यहां पर राइट हो जाएगा, चेलैया समिति। और आगे देख लेते हैं। अगला हमारे पास सवाल है कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ऑपरेशन फ्लड एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑपरेशन फ्लड का डायरेक्ट संबंध है आपका श्वेत क्रांति या दुग्ध के प्रोडक्शन से, इसको हमको याद रखना है। और ये जो है 1970 में वर्गीस कुरियन जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये नाम भी आपको याद रखना है, वर्गीस कुरियन, इनके सानिध्य में इसको प्रारंभ किया गया था। तो 1970 आपको ये तो डायरेक्ट याद रखना है। तो भारत में जो है आपका, अगर आप देखते हैं 5 ईयर प्लान के बारे में बात करते हैं, तो 1951 से 56 तक पहला 5 ईयर प्लान, 56 से 61 तक दूसरा और 61 से 66 तक तीसरा, और 66 से 69 तक क्या होता है भारत में योजना का अवकाश हो जाता है। और उसके बाद इसी 1967 में हम जानते हैं कि भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति का प्रारंभ हो जाता है। इसको भी पूछता है। जब ये सवाल आएगा तो किसी भी प्रकार की 5 ईयर प्लान यहाँ पर एक्टिव नहीं थी। 1969 के बाद 1970, इसका मतलब यह है कि थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद गैप, और उसके बाद क्या होगा, फोर्थ 5 ईयर प्लान चलेगा। तो 69 से 74 तक आपका चलना चाहिए फोर्थ 5 ईयर प्लान, और ये बीच में आपका 70 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका 70 आएगा किसमें आएगा, वो चौथी पंचवर्षीय योजना में आएगा। तो इस तरह से इसका आंसर जो है ऑप्शन बी, चौथी पंचवर्षीय योजना में आपका ऑपरेशन फ्लड
का प्रारंभ किया गया, जिसमें दुग्ध का प्रोडक्शन को बढ़ाना इसका लक्ष्य था और डॉक्टर वर्गीस कुरियन इसके हेड थे। इतना आपको याद रखना है। यहां पर आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारे पास सवाल है कि जिस कीमत पर सरकार मंडी में कृषकों से उनकी उपज को क्रय करती है, अभी हाल में आप देख रहे हैं कृषकों का मामला लगातार चर्चा में है, तो ऐसे में एमएसपी से सवाल बनना निश्चित रूप से लाजमी हो जाता है। 1868 रुपये आपका सामान्य धान का रेट है, 1888 रुपये आपका ग्रेड ए धान का रेट है। वर्तमान में सरकारें जो हैं 24 फसलों को एमएसपी के तहत ले रही है, ठीक है, और 1965 से आपका एमएसपी वर्क कर रहे हैं। न्यूनतम लागत एवं समर्थन मूल्य आयोग, न्यूनतम लागत एवं मूल्य आयोग जिसको हम बोलते हैं, उसी के द्वारा इसकी खरीदी की जाती है। बुआई के पहले ही वो बता देता है कि कितने में खरीदी करने वाले हैं, ठीक है। तो न्यूनतम लागत एवं मूल्य आयोग को नहीं भूलना है, यहां से सवाल आता है। अगर बात आप मंडी की करते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्रोक्योर या प्रोक्योरमेंट प्राइस बोलते हैं जिसको हम। तो ये आपका प्रापण मूल्य इसको अपना हिंदी में बोलते हैं, प्रोक्योरमेंट प्राइस इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। इसी के तहत हम जो है मंडी में कृषकों के द्वारा सरकार जो है उनके उपज को क्रय करती है। तो यहाँ पर प्रापण मूल्य जो आपका ऑप्शन डी है ये राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारे पास सवाल है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जिसको हम बोलते हैं IIP, इसका प्रकाशन कौन करता है? तो हम जानते हैं कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है ये इसका काम है आपका कि वो क्या करता है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक या IIP को प्रकाशित करता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट है आपका CSO। इसके बारे में हमको डिटेल देख लेना चाहिए कि CSO की स्थापना कब हुई है। तो हम जानते हैं कि 1951 से आपका CSO वर्क कर रहा है और इसका मुख्यालय आपका दिल्ली में है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी जो है ये राइट हो जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और ऐसे सवाल बनते हैं। यहाँ पर कुछ संस्थाओं के नाम दे दिए गए हैं, संगठन के नाम दे दिए गए हैं और इनको आपको क्या करना है, गठन के क्रम के वर्ष के अनुसार से आपको जमाना है। तो सबसे पहले हमको देखना है नाबार्ड। नाबार्ड के बारे में जानते हैं कि ये जो है आपका 12 जुलाई 1982 को बना है, जो कि एक समिति थी, शिव रमन समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। ये आपको याद रखना है। IDBI आपका, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, ये बना है आपका 2 जुलाई 1964 को, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्रीज वाला जो बैंक है जिसको हम सिडबी बोलते हैं, ये आपके लिए बना है 1 अप्रैल 1990 को बना है ये। अगर हम रीजनल रूरल बैंक की बात करें जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक, ये बना है आपका 2 अक्टूबर 1975 को, ठीक है। तो इसका डेट आपको याद रखना चाहिए 12 जुलाई 1982। तो इस तरह से सबसे पहले हम क्या किए, नाबार्ड का देख लिए कि 12 जुलाई 1982 है। IDBI का देख लिए, IDBI का आप 1 जुलाई का लीजिए, ये स्टेब्लिश हो चुका था 1 जुलाई 1964, ठीक है। तो 1982 फिर 1964। सिडबी का जो कहीं कहीं पर आपको 1 और 2 दिखता है, आंसर में एक बार 2 अप्रैल ले चुका है, इसलिए इसको आप 2 कर लीजिए। तो सिडबी आपका बना है 2 अप्रैल को 1990 को और आपका रीजनल रूरल बैंक जो है आपका 2 अक्टूबर 1975 को बना है। तो ये जो दिए हुए आपको ये आंसर लिया जा चुका है, इसलिए आपको ये याद रखना है पूरा पूरा करेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग जब आप जमाएंगे तो सबसे पहले कौन सा दिख रहा है आपको, 1964 वाला। इसका मतलब क्या है, सेकंड वाला पहले आ जाएगा। तो यहां पर ये पहला हो गया। 64 के बाद कौन सा दिख रहा है आपको, सीधा सीधा 75 दिख रहा है, मतलब कि चौथा वाला आ जाएगा। उसके बाद कौन सा दिख रहा है आपको, 82 वाला दिख रहा है, मतलब पहला वाला आ जाएगा। और सबसे लास्ट में कौन सा दिख रहा है आपको, 1990 वाला। 1990 कौन सा है आपका, सिडबी है। तो इस तरह से आपका तीसरा वाला चौथा हो जाएगा। तो दिए हुए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आपका जो ऑप्शन ए है 2, 4, 1, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सबसे पहले आप डेट याद रखिएगा, नाबार्ड का 82 है और उसके बाद IDBI का 64 है, सिडबी का 90 है और आपका राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक का 1975 है। ये डेट को एकदम भूलना नहीं है आपको। किसका है आपका, नाबार्ड का है 12 जुलाई 1982। ये जो आपका है IDBI कहीं कहीं पर 2 जुलाई दिया रहता है, लेकिन याद रखना इसका आंसर 1 जुलाई ले चुका है कुछ एग्जाम्स में, इसलिए इसका आंसर आपको 1 जुलाई मारना चाहिए। वैसे ही सिडबी का है, सिडबी का कहीं कहीं पर 1 अप्रैल दिया, कहीं कहीं पर 2 अप्रैल भी दिया हुआ है, लेकिन आप उसके वेबसाइट में डायरेक्ट जाओगे तो क्या दिखा रहा है आपको, 2 अप्रैल दिखा रहा है, इसलिए ये आंसर राइट होगा। और ये तो आपका 2 अक्टूबर 1975 है जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक का है। तो इस तरह से ये आंसर को आपको देख के जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास सवाल है, निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य क्या है। इसमें देखा जाता है कि गांव में जो है आपका ODF, स्वच्छता, इसका क्या हालचाल है, इसके अकॉर्डिंग ये अवार्ड दिया जाता है। तो स्पष्ट रूप से जो है ये शौच और स्वच्छता से संबंधित है।
तो इसका ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक, आगे हमारे पास सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा घाटा सबसे बड़ा घाटा होता है। तो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि जो राजकोषीय घाटा होता है, इसमें क्या होता है, सरकार को जितना भी एक्स्ट्रा पैसा चाहिए सरकार को चलाने के लिए या देश को चलाने के लिए, वो पूरा क्या होता है, राजकोषीय घाटा होता है। तो यही घाटा जो है आपका सबसे बड़ा घाटा होता है। जब हम राजकोषीय घाटा में जो ब्याज देते हैं ना, ब्याज की अदायगी, जब धन लेते हैं खर्च को चलाने के लिए तो उस पर ब्याज लगता है। जब उस ब्याज को घटा देंगे तो क्या मिलता है हमको, प्राथमिक घाटा मिलता है। और राजस्व घाटा का मतलब समझते ही हैं, खर्चा ज्यादा हो गया आया कम टैक्स में। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका ऑप्शन सी जो है ये राइट हो जाएगा, राजकोषीय घाटा आपका सबसे बड़ा घाटा होता है। तो इस तरह से हमने यहां पर जाना कि कौन कौन से सवाल आए हुए हैं, इसका जवाब क्या होना चाहिए, और इसमें जो भी फैक्चुअल डेटा छुपे हुए थे इसके बारे में हमने अध्ययन किया। तो इस वीडियो में हम यहीं तक की बात करेंगे, आगे की बात फिर से आगे वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है उड़ान आईएएस एकेडमी के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। आज हम लोग टेस्ट नंबर 40 में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और उसके आंसर क्या क्या हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या था इसमें, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता, रेसिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोधकता का मतलब होता है रेसिस्टेंस की इकाई या यूनिट क्या है। एकदम सा फैक्चुअल सा क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा ओम। ओम का नियम इलेक्ट्रिसिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा लगातार क्या है पीएससी प्रश्न पूछ रहा है। तो जो क्या है विद्युत परिपथ में, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो रेजिस्टेंस लगाया जाता है उसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, पढ़ते हैं, तो उस समय उसकी यूनिट को देखते हैं तो वो आ जाएगा ओम, जो कि एक वैज्ञानिक के नाम पर है। चलिए, पारसेक क्या होता है, पारसेक भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। पारसेक क्या होती है, दूरी की इकाई होती है। जब हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रह से दूसरे ग्रह या पृथ्वी से किसी ग्रह उपग्रह की दूरी को जब देखते हैं, है ना, और उसको कैलकुलेट करते हैं, तो उसको क्या है, जब नापने की जो इकाई रहती है वो है पारसेक, है ना। या प्रकाश वर्ष भी एक इकाई होती है, उसको भी ध्यान में रखना है। वायुमंडल की अपेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी किससे मापी जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिएगा ये दोनों क्लोज जो हैं ऑप्शन, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। तो इसका आंसर है हाइग्रो, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या करेगा, अपेक्षित आर्द्रता को क्या करता है, नापता है। लिटमस प्राप्त किया जाता है। लाइकेन, देखिएगा इसका आंसर होगा लाइकेन। लाइकेन एक प्रकार का क्या है, सहजीवी है। किसका, एल्गी मतलब क्या होता है, शैवाल का, प्लस इसके साथ और क्या रहेगा, फंगी या फफूंद रहता है। तो ये दोनों का क्या होता है, एक प्रकार का सहजीवी है जो कि पत्थरों, चट्टानों के ऊपर या बड़े बड़े वृक्षों के ऊपर शैवाल के जैसा क्या है लेयर दिखाई देता है, कलरफुल, है ना, ब्राउन कलर का या गोल्डन ब्राउन कलर का या ग्रीन कलर का होता है। और इसी से क्या होता है, लिटमस प्राप्त किया जाता है, जिससे ये पीएच के प्रति, या मैं बोलूं कि एसिड और बेस, अम्ल और क्षार के प्रति सेंसिटिव रहता है, और इससे हम अम्लता और क्षारीयता को पता करते हैं। लिटमस को पर्यावरणीय संसूचक भी बोला जाता है, क्योंकि जहां पर भी अम्लीय वर्षा होती है तो यहां इसकी प्रजाति नष्ट होना प्रारंभ हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइकेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसका नाम है, सल्फ्यूरिक एसिड को ही क्या H2SO4 की ऑयल ऑफ विट्रियोल बोला जाता है। और ये क्या है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिएगा, गैसोहोल देखते हैं। अगला प्रश्न, गैसोहोल होता क्या है, तो गैसोहोल एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का मिक्सचर है, जो कि क्या है, बहुत ही ज्वलनशील एक क्या है, यौगिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा एक कीटहारी पादप, मतलब जो कि कीड़ों का भक्षण करता है। देखिएगा, घटपर्णी, घटपर्णी को क्या बोला जाता है, निपेंथिस भी बोला जाता है, ठीक है। घटपर्णी को निपेंथिस भी बोला जाता है। तो निपेंथिस या घटपर्णी ही क्या होता है, एक कीटहारी पादप है। ये क्यों कीड़ों को, ऐसा इसमें क्या कलश पादप भी बोला जाता है, ऐसा इस प्रकार का क्या रहता है, इनकी जो पत्तियां रहती हैं वो रूपांतरित हो जाती हैं, और रूपांतरित होकर के क्या, ये ऐसा एक ढक्कन टाइप का रहेगा यहाँ पे, और कोई भी इंसेक्ट या कीड़ा यहाँ पे आएगा तो इसके कलर और सुगंध से आकर्षित हो जाता है, जो चिपक के नीचे गिरता है और जिसका इन लोग भक्षण करते हैं। तो ये कीड़ों का भक्षण पौधा क्यों करता है, ये क्या करता है,
नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ऐसा करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एजोला बहुधा जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसका सहचारी है। देखिएगा क्या होता है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो क्या है, एजोला। ये सब चीजें, इसकी जो कम्युनिटी के एल्गी हैं उसको हम लोग क्या है, या बैक्टीरिया को हम लोग क्या करते हैं, बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं, जैव उर्वरक के रूप में। ये जिस जमीन में रहेगा वहां की उर्वरता को बढ़ाता है। और बैक्टीरिया याद रखिएगा, गुड बैक्टीरिया भी रहता है, बैड बैक्टीरिया भी रहता है। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक है और कुछ हानिकारक। तो साइनोबैक्टीरिया का जो ग्रुप रहता है वो हमारे लिए लाभदायक रहता है। इससे भी प्रश्न कई बार आ चुका है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया क्या होती है? देखिएगा, जो पौधों में एक यूनिक इवेंट घटता है जिसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। यहां क्या होगा, पौधों में जो क्या रहेगा, फूलों के अंदर जो अंडाशय रहता है वहां पे क्या है, कोशिकाएं पाई जाती हैं अलग अलग प्रकार की, है ना। उसमें से क्या होगा, यहाँ पे दो परागकण रहता है। एक परागकण क्या करेगा, एग सेल से मिलके जाइगोट या युग्मज का निर्माण करता है। दूसरा परागकण या पॉलन ग्रेन क्या करेगा, केंद्र में उपस्थित कोशिकाओं को क्या करता है, निषेचित करता है या फर्टिलाइज करता है। तो यहाँ पे पौधों में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया 2 बार संपन्न होती है, इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मतलब क्या होगा, पॉलन ग्रेन 2 बार फर्टिलाइजेशन करेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। टेस्ट क्रमांक 40 के प्रश्न क्रमांक 88 में आपसे पूछा गया है कि मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई? देखिए, इसका सही आंसर है 19 जून 2020। अब ये जान लीजिए कि मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना क्या है। देखिए, गांवों में बहुत सारे स्कूल होते हैं, ठीक है, पंचायत भवन होते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है, जो मुख्य सड़क से थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं। तो ये योजना लाई गई थी, इन्हीं जो सरकारी भवन हैं इन सभी भवनों को मुख्य सड़क से पक्की सड़क से जोड़ने के लिए। ठीक है, तो सीसी रोड का इसमें निकलता है प्रस्ताव वगैरह और फिर उसके हिसाब से फंड रिलीज होता है और वो सड़कें बनाई जाती हैं। तो ये था आपका मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना। 19 जून 2020 को ये लॉन्च हुआ। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भारत का 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? पहला विकल्प है दिल्ली, दूसरा है पुणे, तीसरा है गोवा, चौथा है दुबई। सही आंसर है गोवा। सामान्य तौर पर गोवा में ही आयोजित होता भी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला फिश कैफेटेरिया किस डैम पर बनाया गया है? इसका सही आंसर है झुमका बैराज या झुमका डैम। ये कौन से जिले में है? ये है आपके कोरिया जिले में। फिश एक्वेरियम कह लीजिए, फिश कैफेटेरिया कह लीजिए, इसकी शुरुआत की गई और हाल ही में इसका लोकार्पण भी किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ऑनलाइन कला उत्सव 2020 में छत्तीसगढ़ के शिवांश कुर्म ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, वह किस कला से संबंधित हैं? इसका सही आंसर है कथक। ये कथक कला में निपुण है और इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। चलिए अगला सवाल देखिए, विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? इसका सही आंसर है 144। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बाद अब आते हैं, हाल ही में डिजिटल भुगतान सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? डिजिटल भुगतान सूचकांक लॉन्च किया गया हाल ही में, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला सवाल देखिए, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला चेयरपर्सन कौन है? हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है और पहली महिला जो चेयरपर्सन है उनका नाम है सोमा मंडल। ठीक है, अगला सवाल देखिए, डिजिटल ओशियन ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? याद रखिएगा, डिजिटल ओशियन ऐप बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है और ये लॉन्च किया गया है INCOIS के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना की शुरुआत कब हुई? इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर 2019 को इस योजना की शुरुआत हुई थी, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना। ठीक है, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना रही है सरकार की। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अधिकतम
कितनी राशि प्रदान की जाती है? अब ये लंबे समय चल रही है मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, लेकिन इसके अंतर्गत पहले कम राशि प्रदान की जाती थी। आज के डेट में इसका सही आंसर है 20 लाख रुपए तक स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराया जा सकता है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? विकल्प सी। अगला सवाल देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला उद्यानिकी महाविद्यालय किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? सरगुजा, बस्तर, रायपुर, दुर्ग। सही आंसर है दुर्ग। दुर्ग के कहाँ? पाटन में, हमारे मुख्यमंत्री साहब के क्षेत्र में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान 2020-21 सर्वज्ञ सिंह मरकाम को दिया गया, वे किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन, तीरंदाजी, बॉक्सिंग, भाला। बहुत आसान सवाल, इसके सवाल में ही आंसर छुपा हुआ है। आप सबको पता होगा कि महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव जो सम्मान है ये तीरंदाजी के खेल में ही दिया जाता है। तीरंदाजी के क्षेत्र में, तीरंदाजी खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले को यह सम्मान दिया जाता है। तो इस प्रकार से नाम तो पहले ही बता दिया गया, सर्वज्ञ सिंह मरकाम, और ये किस खेल से हैं? तीरंदाजी से। ठीक है, अगला सवाल देखिए, छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मुख्य सचिव अखिल भारतीय सेवा के किस बैच के अधिकारी हैं? वर्तमान में छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मुख्य सचिव कौन है? अमिताभ जैन जी, और इनका क्रम 12th है, और ये 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं। ठीक है, चलिए, इस प्रकार से हम लोगों ने टेस्ट क्रमांक 40 में पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण देख लिया। धन्यवाद।